हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू करने वाले, जो आपके बायोलॉजी के हाफ ईयरली के एग्जाम में आने वाले हैं। तो फटाफट तैयार करते हैं बेटा हमारे 50 एमसीक्यूज, और आपके 10 नंबर मैं पक्के करने वाला हूँ। ये 50 एमसीक्यूज ऐसे हैं जिनमें से एमसीक्यूज इन्हीं में से आने वाले हैं बस। तो डोंट वरी, जस्ट ये 50 एमसीक्यूज करो और आपके पूरे मार्क्स आएंगे। तो ये हमारा पहला सवाल है। हमारे पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। विच प्रोसेस इज कॉमन इन बोथ अरेबिक एंड अनअरेबिक रेस्पिरेशन। तो अरेबिक और अनअरेबिक रेस्पिरेशन दोनों में जो कॉमन होता है बेटा, वो होता है हमारा ग्लाइकोलिसिस। ऑफ कोर्स ग्लाइकोलिसिस ह्यूमन में भी होता है, और जनरली मतलब अरेबिक भी होता है और नॉन अरेबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। ठीक है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारा। इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बाइल जूस कौन प्रोड्यूस करता है बेटा? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बाइल जूस लीवर। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सी है ना, लीवर। लीवर हमारा बाइल जूस सेक्रेट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए कौन सा? तो यस, बाउमन कैप्सूल बेटा। तो बाउमन कैप्सूल जनरली ब्लड फिल्ट्रेशन में मदद करता है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के बाद जो दो प्रोडक्ट बनते हैं बेटा, वो आपका ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। यस, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इन ह्यूमन बीइंग द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन यानी सारी चीजें जो डाइजेस्ट होती है बेटा, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर होती है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजियस वेस्ट फ्रॉम ब्लड इज कॉल्ड। यस, एक्सक्रेशन है ना। एक्सक्रेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। विच पिगमेंट कैप्चर सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है, वो होता है क्लोरोफिल बेटा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुके हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक समझ में आया हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। चलो, 8 के सारे एमसीक्यूज नजर आने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा। विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट। तो यस, पल्मोनरी वेन्स होते हैं बेटा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पल्मोनरी वेन्स जनरली हमारे ब्लड को लंग से हार्ट तक लेकर जाता है। तो दिस वाज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं बेटा। विच वॉल प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम वेंटिकल्स टू आर्टरीज। तो यस, ट्राइक स्पीड बॉल और मिट्रल। यस, बी सी एंड बोथ है ना। बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। So which of the following is not a product of Arabic respiration? Arabic respiration का कौन सा प्रोडक्ट नहीं है? तो जब भी Arabic respiration होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, ग्लूकोज बनता है ना, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी, है ना। तो एटीपी भी, H2O भी, CO2 भी। इथेनॉल नहीं बनता। अरेबिक रेस्पिरेशन होता है तो इथेनॉल नहीं बनता बेटा। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्टमक। तो स्टमक के अंदर जो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है वो होता है पेप्सिन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमें 50 क्वेश्चंस करने हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। रूट प्रेशर इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। अर्ली मॉर्निंग में रूट प्रेशर बहुत ज्यादा होता है बेटा। रूट पे प्रेशर बहुत ज्यादा है ताकि पानी को ज्यादा ज्यादा ऊपर खींच सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। इन ह्यूमन रेस्पिरेशन द एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस इन। ह्यूमन रेस्पिरेशन में जो एक्सचेंज होता है गैस, वो होता है एल्वियोली में। एल्वियोली में जनरली डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। वहां से ऑक्सीजन ब्लड के ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी ऑक्सीजनेटेड जो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर जाता है, अब ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आता है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14। और ये डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, याद रखना। ये भी क्वेश्चन में आ जाता है कि किस प्रोसेस से जनरली ब्लड ट्रांसफर होता है ना, तो डिफ्यूजन से। क्वेश्चन नंबर 14। डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन मीन्स। बेटा डबल सर्कुलेशन का मतलब है एक साइकिल में हार्ट के अंदर ब्लड दो बार आता है। तो ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन साइकिल। बी इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको अच्छे से आ गया होगा। तो हमने 5 मिनट के अंदर अंदर 14 क्वेश्चन किए, तो थोड़ा सा टाइम तो और लगेगा, बट हम 50 क्वेश्चन करने के बाद आपके बायो में 10 में से 10 पक्के हैं, इस बात की गारंटी है। चलो क्वेश्चन नंबर 15। इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन डज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट मेनली ऑकर्स। तो बेटा ये जनरली हेनले लूप्स होती हैं। हेनले लूप्स होती है बेटा, इस लूप्स के अंदर वापस रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। गार्ड सेल्स रेगुलेट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन स्टोमेटा। स्टोमेटा में होते हैं बेटा गार्ड सेल्स जो ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करते हैं।
नाउ इन प्लांट, क्वेश्चन नंबर 17 ना, इन प्लांट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड ऑकर्स, ब्लड के सॉरी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ऑकर्स, सॉरी गलत पढ़ लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 17 दोबारा पढ़ते हैं। इन प्लांट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ऑकर्स, फ्लोइम के अंदर फूड ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, प्लांट के अंदर जो फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो फ्लोइम करता है। तो उम्मीद है 17 सवाल आपको आ गए होंगे। सवाल नंबर 18 देखो बेटा, विच ब्लड सेल्स हेल्प इन क्लोटिंग, तो यस प्लेटलेट्स करती है क्लोटिंग। जब भी चोट लगती है ब्लड बहुत ज्यादा फ्लो ना हो जाए, बह ना जाए, बाहर ना निकल जाए, तो क्लोटिंग जम जाती है ना, ताकि ब्लड बाहर ना निकले ना, क्लोटिंग बन जाती है, वो जनरली प्लेटलेट्स का काम है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, द करेक्ट पाथवे ऑफ ब्लड इन ह्यूमन हार्ट इज, यस बेटा बी इज द करेक्ट ऑप्शन, वेन से आर्टरियम में जाता है, आर्टरियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से वापस आर्टरीज में, दिस इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। याद रखना कि पहले वेन्स में आती है ब्लड, ब्लड से आर्टियम में, आर्टियम से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से आर्टरीज में। विच प्रोसेस रिलीजेस मोर एनर्जी, एरोबिक रेस्पिरेशन सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं बेटा, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि हमें एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है सुबह से लेकर शाम तक काम करने के लिए। उम्मीद है 20 सवाल आपको आगे होंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर, अभी तक हमने लाइफ प्रोसेस के सारे एमसीक्यूज किए थे, अब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के 15 एमसीक्यूज करेंगे। तो चलो पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है वो न्यूरॉन होता है बेटा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन ह्यूमन ब्रेन द सेंटर ऑफ हंगर एंड थर्स्ट, दो जो भूख लगता है और जो प्यास लगती है उसके बारे में कौन बताता है, तो यस ऑफ कोर्स हाइपोथैलेमस इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा। क्वेश्चन नंबर 23, तो विच प्लांट हार्मोन promotes cell elongation, तो ऑक्सीन बेटा, ऑक्सीन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करते हैं हम आगे, 23 तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो 24, ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट आर कंट्रोल्ड बाय, फिर से क्वेश्चन पढ़ लो बेटा, ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स आर कंट्रोल्ड बाय, कौन कंट्रोल करता है 24 का, बी यस हार्मोन्स, जितने भी ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं वो हार्मोन्स कंट्रोल करती है ना, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है आपको इतना आ गया होगा। 25, रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय, रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है, यस स्पाइनल कॉर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, इसके ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम आगे, ऑप्शंस हैं यस 26 के ऑप्शन। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड पोस्चर, तो बैलेंस और पोस्चर को कौन कंट्रोल करता है बेटा, जल्दी याद करो, 26 में बैलेंस और पोस्चर को कौन कंट्रोल करता है, यस सेरेबेलम इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, 26 का सेरेबेलम, सेरेबेलम कंट्रोल करता है बैलेंस और पोस्चर को, तो सेरेबेलम इज द करेक्ट ऑप्शन जो बैलेंस करता है हमारे पोस्चर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। Phototropism, phototropism in plant is caused by साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, इथाइलिन या एबीए, तो कौन सा फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म मतलब सनलाइट की तरफ जो अट्रैक्शन होता है बेटा उसको कौन कंट्रोल करता है, सनलाइट की तरफ जो अट्रैक्शन होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, तो ऑक्सिन। ठीक है बेटा, ऑक्सिन हार्मोन इस चीज को कंट्रोल करता है, फोटोट्रोपिज्म मतलब सनलाइट की तरफ मूवमेंट को जो कंट्रोल करता है वो ऑक्सिन करता है। डेंड्राइट्स इन अ न्यूरॉन कैरीज इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टुवर्ड्स द सेल बॉडी, यस टुवर्ड्स द सेल बॉडी होना चाहिए 28 का ऑप्शन, 28 का बी ऑप्शन, टुवर्ड्स द सेल बॉडी। डेंड्राइट से जो भी इंफॉर्मेशन आती है या इंपल्स आते हैं वो सेल बॉडी से होता हुआ, ठीक है, सेल बॉडी से होता हुआ फिर एक्सॉन टर्मिनल तक जाता है, फिर दूसरे न्यूरॉन में जाता है। ओके, साइनैप्स इज अ गैप, साइनैप्स क्या होता है, गैप बोल सकते हैं, जंक्शन बोल सकते हैं, जहां कनेक्शन होता है, जंक्शन बिटवीन टू एक्सॉन, जंक्शन बिटवीन टू डेंड्राइट्स, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दिस इज द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन। ठीक है, तो 29 का साइनेप्स क्या होता है, गैप होता है जहां पे दो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं, तो 29 का सी ऑप्शन था। उम्मीद आपको यहां तक आ गया होगा। चलो 30 क्वेश्चन, विच हार्मोन रेगुलेट्स शुगर लेवल इन द ब्लड, ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कौन कंट्रोल करता है बेटा, इंसुलिन हार्मोन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इंसुलिन हार्मोन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ध्यान रखना। विच हार्मोन प्रिपेयर्स बॉडी फॉर इमरजेंसी, इमरजेंसी के लिए बॉडी को कौन प्रिपेयर करता है बेटा, कौन सा हार्मोन है जो इमरजेंसी में बॉडी को कंट्रोल करता है ना। 31, विच हार्मोन प्रिपेयर्स बॉडी फॉर इमरजेंसी, तो एड्रेनालिन। एनर्जी जनरली क्या करता है बेटा, जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है, मतलब जब आप डर जाते हो या बहुत रनिंग वगैरह करते हो, है ना, इमरजेंसी में आपको भागना दौड़ना पड़ता है, बहुत जल्दी जल्दी सोचना पड़ता है, तो आपकी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, इन सारी चीजों को कंट्रोल एड्रेनालिन करता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो 32वां क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन, इनवॉलेंटरी एक्शन सच एज हार्ट बीट आर कंट्रोल्ड बाय, तो हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है बेटा, तो हार्ट बीट यस मेडुला,
तो इनवॉलंटरी एक्शन जैसे हार्ट बीट को कंट्रोल करना, ये कौन कंट्रोल है बेटा? मेडुला। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 33 क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन नेक्स्ट? विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विल्टिंग ऑफ लीव्स? विल्टिंग ऑफ लीव्स को कौन कंट्रोल करता है बेटा? कौन सा प्लांट हार्मोन है जो विल्टिंग को कंट्रोल करता है? तो 33 इसका बी ऑप्शन, ए बी ए। सो ए बी ए है बेटा हार्मोन जो विल्टिंग ऑफ लीव्स को कंट्रोल करता है। ओके। विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं बेटा? तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ये ब्रेन में होता है, ठीक है, इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। 35, द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। ठीक है, तो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम साइनेप्स बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के तो आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है, ध्यान रखना। नाउ हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी कर लिया। 3 चैप्टर आ रहे हैं बायो के हमारे SA1 में, है ना, हाफ ईयरली में। तो हमने 2 चैप्टर के हमने 35 MCQs कर लिए। उम्मीद है आपको यहाँ तक सारे MCQs आ गए होंगे। अब और एनवायरमेंट के करते हैं बेटा। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेस, यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर ऑफ कोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल? जो वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल है यानी जल्दी खराब नहीं होता, प्लास्टिक बहुत लंबे समय तक चलता है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा। पेपर नहीं, प्लास्टिक, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है। इन अ फूड चेन द प्रोड्यूसर आर ऑलवेज, फूड चेन में जो प्रोड्यूसर होता है वो प्लांट होता है जनरली। प्लांट ये जनरली फूड प्रोड्यूस करते हैं, हम सारे, है ना, क्या करते हैं, खाने में बिजी रहते हैं ना। हम प्रोड्यूसर नहीं है, हम क्या है? कोई बताएगा बेटा? प्रोड्यूसर फूड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और जो उसको कंज्यूम करता है उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर जनरली प्लांट ही होते हैं फूड चेन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर? सेकेंडरी कंज्यूमर का मतलब एक तो होता है प्रोड्यूसर, वो प्राइमरी के अंदर आता है। सेकेंडरी बेटा जो उसको खाता है, ठीक है, जो प्रोड्यूसर को खाता है वो प्राइमरी होता है, जो उसको खाता है वो सेकेंडरी होता है, याद रखना। 39 का ऑप्शन क्या होने वाला है? जल्दी सोचो। तो ग्रास हॉपर ग्रास खाता है, ये प्राइमरी है, ठीक है बेटा। जो पहली चीज को खाता है, जो प्लांट को खाता है वो प्राइमरी होता है, और जो जिस प्राइमरी को किसी दूसरे ने खाया उसको हम सेकेंडरी बोलेंगे। तो यस, यहाँ पे फ्रॉग विल बी सेकेंडरी, क्योंकि फ्रॉग को स्नेक खाता है तो स्नेक टर्सरी होगा। ग्रास को ग्रास हॉपर खाता है इसलिए वो प्राइमरी है। ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता है बेटा इसलिए वो सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी इज द फ्रॉग। द बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आपको उम्मीद है ये आ गया होगा। 39, नाउ 40। The 10% law of energy transfer were given by yes लिंडमैन ना, लिंडमैन ने दिया था। 40 का ऑप्शन लिंडमैन ने दिया था बेटा। लिंडमैन ने ये 10% लॉ दिया था। द मेन रीजन ऑफ डिप्लेशन ऑफ लेयर, CFC गैस बेटा। CFC गैस की वजह से ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट हो रही है, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं। इन एन इकोसिस्टम डिकम्पोजर आर, डिकम्पोजर जनरली जो फूड को डिकम्पोज करते हैं बेटा, खराब कर देते हैं। प्लांट होते हैं, एनिमल नहीं, बैक्टीरिया और फंगई, ये डिकम्पोज करने का काम करते हैं। जो भी चीज सड़ी गली है उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने का काम डिकम्पोजर का होता है, जैसे यहाँ पे बैक्टीरिया और फंगई होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? कौन सा ग्रीन हाउस? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या एर्गन? कौन सा ग्रीन हाउस गैस है बेटा? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जनरली ग्रीन हाउस गैस। बोलो बोलो जल्दी, यही ऑप्शन होना चाहिए। यस, कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट ऑप्शन। 43 हो चुके हैं हमारे, अब ज्यादा क्वेश्चंस बचे नहीं है, चलो जो बचे हैं वो भी कर लेते हैं। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं बेटा? यूनिडायरेक्शनल। जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, एक को दूसरा खाता है, दूसरे को तीसरा खाता है, तीसरे को चौथा खाता है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है, याद रखना। 45 बेटा, 45, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज वाटर पॉल्यूशन? किसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन नहीं होता? फर्टिलाइजर, डिटर्जेंट डज नॉट कॉज वाटर पॉल्यूशन। फर्टिलाइजर, डिटर्जेंट, प्लास्टिक वेस्ट या ऑक्सीजन गैस? ऑक्सीजन गैस से वाटर पॉल्यूशन नहीं होता, है ना, ये तो सबको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन गैस से वाटर पॉल्यूशन नहीं होता। बाकी प्लास्टिक से भी होता है, डिटर्जेंट से भी होते हैं, फर्टिलाइजर से भी होते हैं, सबसे होते हैं वाटर पॉल्यूशन, है ना। ऑक्सीजन गैस से नहीं होता, ऑक्सीजन तो चाहिए होता है उल्टा। विच पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट? विच पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बेटा। विच पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट? pyramid of biomass, pyramid of energy, yes, pyramid of energy is always upright. Question number 47,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूसर इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोड्यूसर इन एन, प्रोड्यूसर का मतलब जो प्रोड्यूस करता है बेटा, जो कुछ प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं। तो 47 का क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो एक बारी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोड्यूसर इन एन एक्वाटिक सिस्टम? तो फाइटो प्लैंकटन, ठीक है, ठीक है, दिस इज द, ठीक है, फाइटो प्लैंकटन इज अ प्रोड्यूसर इन एन एक्वाटिक सिस्टम। आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये वर्ड देखने को मिल जाएगा। एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड कॉज, जब हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में, हाई अमाउंट में यूज करते हैं पेस्टिसाइड, तो उससे क्या होता है बेटा? 48, ठीक है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है? जो बंदा पहली बार कुछ बेकार की चीज को यूज करता है, वो सेकेंडरी में जाता है, और जब सेकेंडरी में जाता है तो थोड़ा बढ़ जाता है, टर्शरी में जाता है तो और बढ़ जाता है, उससे आगे जाता है तो और बढ़ जाता है, इसको हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो जब एक्सेसिव यूज करते हैं पेस्टिसाइड का, तो प्लांट के अंदर वो पेस्टिसाइड जाता है, वो मछलियां खाती है, मछलियों को कोई दूसरा बंदा खाता है, दूसरे को कोई तीसरा बंदा खाता है, तीसरे को कोई चौथा बंदा खाता है। तो ये ना, ये बीमारी ना बढ़ती जाती है, ये पेस्टिसाइड का जो अमाउंट है एक से दूसरे साइड, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में ये बढ़ता जाता है, इसको हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। 49, 49 बेटा आंसर की है। मैं इसका जो पीडीएफ लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आपको पता चल जाए कि आपको कितना आया, ठीक है। तो आप जरूर डाउनलोड करना बेटा, और एक बार जरूर प्रैक्टिस करके भी देखना। तो 49 क्वेश्चन देखते हैं। विच लेवल ऑफ फूड चेन हैज मैक्सिमम एनर्जी? ठीक है, किसके पास सबसे मैक्सिमम एनर्जी होती है बेटा? तो प्रोड्यूसर के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। जैसे जैसे एनर्जी जाती है आगे, सिर्फ 10% ही जाती है। हाँ, 10% जाती है तो एनर्जी तो कम होगी ना, तो मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूसर के पास होती है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात बेटा? प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, वो 100% एनर्जी होती है, उसको प्राइमरी कंज्यूम करता है तो 10% ही जाता है आगे। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर? तो फंगई, फंगई इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर। दिस वॉज द 50 क्वेश्चन। अगर आपने ये 50 के 50 क्वेश्चन कर लिए, आपके बायो में एक भी एमसीक्यू एग्जाम में नहीं छूटेंगे, और आप 10 में से 10 ले लोगे। दिस वाज द क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आए हो, और इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप एक बार डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपके मार्क्स पक्के हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना, ताकि उनके भी 10 में से 10 बन जाए। थैंक यू वेरी मच।